जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल में। और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। मझगांव डॉक लिमिटेड ने अब स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के लिए पहली एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजन सिस्टम के लिए प्रोडक्शन प्लेट की कटिंग शुरू की है और इस तरीके से एमडीएल ने एआईपी प्लग का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसे कि बाद में एक सामान्य रिफिट के दौरान P75 परियोजना की पनडुब्बियों में इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों, फ्रांस अब अमेरिका को एक बड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। मतलब साफ है कि अब यूरोपीय देश अमेरिकी फाइटर F-35 से दूरी बनाएंगे। फ्रांस चाहता है कि अब यूरोपीय देश F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को छोड़कर राफेल फाइटर जेट्स को खरीदे। यहाँ पर दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन ने एक नया इंटरव्यू दिया है जिसमें कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब यूरोपीय देशों को अमेरिका का जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उसे हटा देना चाहिए और उसकी जगह फ्रांस के फ्रैंको इटालियन एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के सुर यूरोपीय देशों को लेकर काफी बदल चुके हैं। ऐसे में अब यूरोपीय देशों को दोस्तों एक झटपटाहट होने लगी है कि अगर हमने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम्स खरीद लिए तो हमारे लिए बड़ी टेंशन बन जाएगी। तो फ्रांस तो इस बात को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर चुका है, तो वो साफ तौर पर अपने यूरोपीय सहयोगियों को फ्रांस निर्मित हथियार देने की बात कर रहा है। इससे न केवल यूरोपीय देश अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे बल्कि यूरोपीय देशों में नौकरियां भी बढ़ेंगी। और फ्रांस का दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लान है वो अमेरिका के लिए टेंशन की बात बन सकती है। जहां एक तरफ उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को बदलने की बात कही है तो दूसरी तरफ F-35 को लेकर भी उन्होंने कह दिया है। उन्होंने कहा कि F-35 के विपरीत राफेल फाइटर जेट इसका भी लो रडार क्रॉस सेक्शन है और ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये कई तरीके से अपने रोल्स निभा सकता है। ऐसे में दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों को राफेल फाइटर जेट का ऑफर दिया है और हाल ही में फिनलैंड, पोलैंड और कई यूरोपीय देशों ने F-35 खरीदने की योजना बनाई थी। लेकिन फ्रांस ने, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि उसने कभी अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स नहीं खरीदे और ना ही वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा। और ऑकस डील भी आपको याद होनी चाहिए, जब इस डील के तहत फ्रांस के एक बड़े पनडुब्बी कॉन्ट्रैक्ट को अमेरिका ने दखलंदाजी करके ऑस्ट्रेलिया से कैंसिल करवा दिया था, तब भी फ्रांस के सुर बदला लेने वाले बन गए थे। और अब तो मौका उनके हाथ में आ गया है कि ट्रंप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उसे देखते हुए अमेरिकन हार्डवेयर पर अपनी निर्भरता को यूरोपीय देशों को कम करना चाहिए और फ्रांस उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों, भारत की जो BM-4 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज के बारे में कहा गया है कि ऑफिशियली 400 से 1500 किलोमीटर इसकी रेंज मानी जाती है, लेकिन BM-04 अपने थर्ड फेज में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को शामिल करती है। मतलब साफ है कि इसकी रेंज 2500 से 3000 किलोमीटर के बीच हो सकती है। 11500 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल 500 किलोग्राम के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इस मिसाइल में थर्ड स्टेज पर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पेलोड डिलीवरी मैकेनिज्म भी है। और एक बार बूस्टर फेज के खत्म होने के बाद थर्ड फेज में इसका HGV यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अलग हो जाता है। इसका एरोडायनेमिक डिजाइन और कंट्रोल सरफेस इसके रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम करता है और फिर ये मिसाइल पुल अप मैनूवर्स भी कर सकती है। इंडियन नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल पर सुपर रैपिड माउंटेड गन यानी कि SRGM पर 4 किल मार्किंग देखी गई है। ये मार्किंग दोस्तों 3 सतह के लक्ष्यों के लिए और 1 हवाई लक्ष्य के लिए है, जो कि इस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर की ऑपरेशनल उपलब्धियों के बारे में बताता है। मतलब साफ है कि इसका इस्तेमाल किसी ऐसी मुठभेड़ में हुआ है जिसे कि अभी तक गुप्त रखा गया है। और ये जो मार्किंग देखी जा रही है वो बताती है कि किस तरीके से इस गाइडेड डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल ने अपना रोल प्ले किया। दरअसल दोस्तों इंडियन नेवी के जहाजों पर ये जो मारक चिन्ह है वो एक पुरानी परंपरा रही है, जो कि दुश्मन के लक्ष्यों के साथ एक सफल मुठभेड़ का प्रतीक माना जाता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों लाइव फायर अभ्यास, एंटी पायरेसी ऑपरेशन और विवादित जल में रक्षात्मक कार्रवाइयों के लिए किया गया है। और इसी दौरान ये जो मार्क्स देखे जा रहे हैं वो बताते हैं कि INS इम्फाल ने कोई बड़ा काम किया है। वहीं दोस्तों अमेरिका को अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग II के लिए एक बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, खास करके इसको एक्सपोर्ट करने को लेकर, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो कि अपने ऑर्डर पर दोबारा से विचार कर रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अपनी आक्रामक नीतियां दिखाई हैं, खास करके टैरिफ नीतियों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उसके बाद जियोपॉलिटिकली ये पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। ऐसे में कई देश जो कि F-35 का ऑर्डर दे चुके हैं और उन्हें डिलीवरी होने वाली है, तो उन्होंने अपने ऑर्डर्स आधे कर लिए हैं। और जो देश ये सोच रहे हैं कि हम इस फाइटर जेट के ऑर्डर देंगे अमेरिका को, तो वो अब अपनी परियोजना को खत्म करने का विचार कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों कनाडा ने 2023 में 19 बिलियन की सौदे में 88 F-35A फाइटर जेट खरीदने के लिए कमिटमेंट किया था, जिनकी डिलीवरी अब 2026 से होने वाली थी। लेकिन जैसे ही ट्रंप प्रशासन आया और उन्होंने कनाडाई सामान पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही, तो द्विपक्षीय संबंध खराब हो गए। ऐसे में अब ये ऑर्डर 50% तक कम कनाडा कर सकता है, यानी कि 44। दूसरी तरफ दोस्तों पुर्तगाल भी 24 F-35A फाइटर जेट खरीदने वाला था, लेकिन उसने अब अपना ये प्लान पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि ये भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है,
वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन तो बात कही जा रही है अमेरिका के एक्सपोर्ट को लेकर, खास करके F-35 को लेकर, तो वो एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। और तुर्की को तो आपको मालूम है कि F-35 प्रोग्राम में तो उसको भागीदार बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन S-400 की वजह से उसे बाहर निकाल दिया। हालांकि उसने 100 F-35A का ऑर्डर दिया था। वहीं जर्मनी ने भी दोस्तों 2022 में 35 F-35A का ऑर्डर दिया है, लेकिन 25% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद अब शायद जर्मनी भी पुनर्विचार कर रहा है। हालांकि जर्मनी तो अपने फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जो प्रोग्राम है उसी पर आगे बढ़ सकता है। स्विट्जरलैंड ने भी दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा आईना अमेरिका को दिखाया है। अब ऐसे में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है भारत के लिए कि भारत इस फाइटर जेट को अधिग्रहण कर सकता है अपनी शर्तों के आधार पर। और ये जो सभी देश हैं उन्होंने जो ऑर्डर दिए हैं उसे देखा जाए तो कम से कम 60 से 100 F-35 फाइटर जेट या तो अभी अपने शुरुआती प्रोडक्शन में है या 2030 में ये तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर F-35A वेरिएंट को खास करके फॉरेन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया गया है, ना कि अमेरिकी एयरफोर्स के हिसाब से। तो मतलब साफ है कि अमेरिकी एयरफोर्स तो इसे नहीं खरीदेगी। लॉकहीड मार्टिन दोस्तों हर साल 150 F-35 का प्रोडक्शन करती है, जिसमें से 40 से 50% निर्यात के लिए होते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए। वहीं दोस्तों भारत हमेशा से रशियन और फ्रांसीसी और स्वदेशी विमानों के मिश्रण पर निर्भर रहा है। F-35 प्रोग्राम में भारत शामिल नहीं हुआ और न ही भारत ने बात करी है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ये मानते हैं कि चुनौतियां तो बहुत है ऐसे लेकर, और भारत को तो पर फाइटर जेट $100 मिलियन का पड़ रहा है, लेकिन भारत अपने AMCA पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर इस गिरती हुई मार्केट का फायदा अगर भारत उठा सकता है तो अपनी शर्तों के हिसाब से कम कीमतों पर F-35 फाइटर जेट्स ले सकता है। खास करके F-35A की जो बात की जा रही है, जिसे कि फॉरेन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तैयार किया जाता है, तो अपॉर्चुनिटीज हैं भी और नहीं भी, क्योंकि बात तो वही आ जाती है कि अमेरिका के साथ जियोपॉलिटिकली हमारे संबंध हमेशा से ऊपर नीचे रहे हैं, और ऐसे में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो हमें ही प्रॉब्लम होगी। वहीं दोस्तों तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि लार्सन एंड टुब्रो ने हासिल की है। यहाँ पर दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो ने एक गेम चेंजिंग रोबोटिक ड्रिलिंग मशीन तैयार की है, जिसके जरिए हम तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के जो विंग्स हैं यानी कि पंख हैं उन्हें तेजी से तैयार कर सकते हैं, और इस तरीके से हम करीबन 2500 घंटे हर तेजस मार्क 1 विंग सेट के लिए बचा सकते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर तेजस मार्क 1 फाइटर जेट का जो प्रत्येक विंग है उसमें करीबन 8000 होल्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं, जिन्हें ड्रिल किया जाता है फॉर असेंबली, फास्टनिंग और दूसरे एयरफ्रेम कंपोनेंट्स के साथ इंटीग्रेशन के लिए। और ये जो छिद्र हैं यानी कि होल्स हैं उन्हें पहले एक ड्रिल मैन के जरिए करवाया जाता था, और प्रत्येक होल को करने में करीबन 35 मिनट लगते हैं, जो कि मटेरियल की लोकेशन और जो टॉलरेंस रिक्वायरमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन लार्सन एंड टुब्रो ने इस टाइम को कम कर दिया है, जिसमें कि 35 मिनट को केवल 1 मिनट तक वो इस रोबोटिक ड्रिल मशीन के जरिए ले आया है, जिससे न केवल तेजस मार्क 1 वेरिएंट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, बल्कि भारत जो सालाना 16 से 18 LCA तेजस मार्क 1 बनाने की उम्मीद लगाए बैठा है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा फायदा होगा। DRDO और HAL ने अब डॉर्नियर 228 विमान का मिड लाइफ अपग्रेड अच्छी तरीके से करना शुरू कर दिया है। अपग्रेड किए गए डॉर्नियर में एडवांस एवियोनिक्स, बेहतर ईंधन दक्षता, क्षितिज जैसा एडवांस रडार सिस्टम, इसकी बेहतर गतिशीलता, इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम और BL के द्वारा EOI-2SS और इंप्रूव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं इसमें इंटीग्रेट की गई हैं। नए डॉर्नियर 228 में ग्लास कॉकपिट और कई अन्य सिस्टम्स आदि के अलावा अत्याधुनिक एवियोनिक्स होंगे, जिन पर काम अच्छी तरीके से चल रहा है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा मोरक्को को 90 टाटा मिलिट्री ट्रक्स और 150 टाटा वैप्स की आपूर्ति के बाद अब अतिरिक्त जो 400 यूनिटों का ऑर्डर है वो पाइपलाइन में। ऐसे में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने मोरक्को में अपनी फुली ऑन सब्सिडरी को शामिल किया है और $16 मिलियन के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। वहीं दोस्तों चाइना के चेंदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने आज अपने नए ट्राइजेट टेललेस डायमंड डेल्टा विंग मिलिट्री विमान के प्रोटोटाइप की दूसरी परीक्षण उड़ान भरी है, जिसे कि चेंदगू J-36 कहा जाता है। कहा जाता है कि ये चाइना का 6th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। हालांकि जो वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि ये किसी भी तरीके से 6th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, ये एक बॉम्बर और 5th जनरेशन का एक स्ट्राइक फाइटर विमान है। और जो परीक्षण इसके इस साल किए गए हैं वो 2024 में दिसंबर में किए गए परीक्षण उड़ान के समान है। और J-36 पर 3 WS-10C टर्बोफैन इंजनों पर आफ्टर बर्नर भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि J-36 को पावर देते हैं। HAL की नासिक डिवीजन दोस्तों अब पहले तेजस मार्क 1A की डिलीवरी जल्द से जल्द करने के लिए तैयार है। हालांकि इस बार HAL ने कहा है कि वो कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं करेगा फाइटर जेट के रोल आउट की। वहीं दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर के ऊपर अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों को अच्छी तरीके से सुनाया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने कश्मीर पर आक्रमण को विवाद में बदल दिया है।
आपको बता दें कि उन्होंने सीधा ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि जब पश्चिमी देशों पर आक्रमण होता है तो ये लोकतंत्र के लिए आक्रमण माना जाता है, लेकिन जब कोई अन्य देश ऐसा करते हैं तो उसे गलत माना जाता है। टोनबो इमेजिंग के द्वारा बनाया गया वुल्फ पैक IRST और एटलस किसी भी तरीके के जटिल वातावरण में खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें क्लासिफाइड करने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड इमेजिंग को मिलाकर एक जबरदस्त पैनोरामिक विजन प्रदान करते हैं, जो कि 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। दरअसल ये टोनबो की EO/I सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी की पावर है। फिलहाल इधर तक टॉप डिफरेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।